अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के साथ मैं हूं फ़रूक शेख। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। सामने नाज़रीन, प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में मेरी आपके साथ मुलाकात हर सोमवार से लेकर जुमे तक दोपहर 1 बजे हुआ करती है और मुख्तलिफ मौज़ूआत के हवाले से बात की जाती है। आज का प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का मौजू नहायत ही दिलचस्प और अहम है। ख़ास तौर पर हम बात करेंगे मोटिवेशन के हवाले से, और मोटिवेशन में भी जिस फैक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा बात की जाती है वो है कामयाबी। कामयाबी क्या है, हमें कैसे मिलती है, और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जिनको तय करने के बाद आप कामयाबी की मंजिल हासिल करते हैं। तो आज इन तमाम बातों को डिस्कस किया जाएगा। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करते हैं हमारे राब्ते के नंबर 0334 1966 966, यानी 03341966 आपकी कॉल्स और मैसेजेस को हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं और अपने मेहमान के साथ उन सवालात को शेयर भी करते हैं। कामयाबी के हवाले से स्टार्टिंग में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब भी हम कामयाबी की बात करते हैं या कुछ करने की बात करते हैं तो उसमें मोटिवेशन तो रिक्वायर्ड होती है। अल्टीमेट हमारी सोसाइटी में एक आम कल्चर है कि डिमोटिवेशन फैक्टर भी साथ में मौजूद होता है। दूसरी बात ये कि हम सक्सेस के साथ एक फैक्टर है जिसको हमेशा से इग्नोर करते आ रहे हैं, वो है फेलियर का, नाकामी का। हम नाकामी का जिक्र ना करते हैं, ना ही करना पसंद करते हैं। उसकी रीज़न क्या है उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। मुझे यहाँ पर बानो कुर्सिया साहिबा की एक बात याद आती है। वो कहा करती हैं कि हम लोग अपने बच्चों की जब भी परवरिश करते हैं तो उनको गाइडलाइन में ये चीज़ कभी भी नहीं सिखाते कि बेटा ज़िंदगी में कुछ गलत भी हो सकता है, अगर कुछ गलत हो जाएगा तो उसको कैसे दुरुस्त करना है। हमेशा तब पता लगता है जब आपके सर के ऊपर वो प्रॉब्लम पड़ती है, तब आप खुद ब खुद सीख जाते हैं। और ये खुद ब खुद सीखने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ सिखाया जाए और गाइड किया जाए। जहाँ पर आप बच्चे को कामयाबी सिखाते हैं वहाँ पर उसको नाकामी के बारे में भी लाजमी बताएं कि कामयाबी तक पहुँचने के लिए कहीं ना कहीं आपको नाकामी को फेस भी करना पड़ सकता है और वहाँ पर आपको क्या करना होगा वो जानना ज़रूरी होगा। तो जनाब, बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब और अपने आज के मेहमान का तारुफ करवाते हैं। साथ में आपको बताते हैं कि हमारे साथ स्टूडियो में आज कौन कौन मौजूद है। स्टूडियो में मुझे असिस्ट कर रही हैं इस वक्त नाहिल सफ्तर हैं मेरे साथ, और साथ में हैं आयशा शाहिद, और प्रोग्राम में आज के मेहमान हैं उमर मसूद साहब। और जब भी हम मोटिवेशन के ऊपर बात करते हैं तो उमर मसूद साहब जो माशाल्लाह किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं। हमेशा से इनसे बड़ा कुछ सीखने को हमें मिलता है और आज भी इंशाल्लाह हम सीख कर ही जाएंगे। सर, वेलकम टू द शो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच सर। उमर भाई, हम बात करें कामयाबी को कैसे हासिल करना है और उसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। मैं उससे पहले ये आपसे जानना चाहूँगा सर, कामयाबी बेसिकली है कि हम उसको तो डिफाइन करें, फैक्टर्स तो बाद में उसको सपोर्ट करेंगे। तो आपकी नज़र में सक्सेस को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? सर, जब से कह लें कि लोग आबाद हुए हैं, दुनिया बसनी शुरू हुई है, उस वक्त से ही कामयाबी का एक फैक्टर कहीं ना कहीं हमारे माइंड में आता है। लेकिन इसकी तारीफ की बात की जाए तो आज तक कामयाबी की कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन नहीं मिली हमें। ठीक है, कह सकते हैं कि एक इसकी पर्सनल डोमेन है कि हर पर्सन की कामयाबी की डेफिनेशन उसकी अपनी है। कुछ लोगों के लिए पैसा कमाना कामयाबी है, कुछ लोगों के लिए शोहरत और इज्जत कामयाबी होती है, कुछ लोगों के लिए उनके माँ बाप की खुशी कामयाबी होती है, और कुछ लोगों के लिए सोसाइटी को सर्व करना कामयाबी है। तो इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि आपके लिए कामयाबी क्या है। ये हर पर्सन का अपना एक स्टैंडर्ड है, उसकी अपनी एक सोच है। इसके बाद आ जाता है कि एक स्टैंडर्ड, एक कह लें कि होलिस्टिक डेफिनेशन को देखा जाए तो जो हमारी सोसाइटी में कामयाबी जिसे समझा जाता है या जिसे समझा जा रहा है वो यही है कि अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, अच्छा घर हो, स्टेटस अच्छा होना चाहिए, अच्छी नौकरी हो या अच्छा कारोबार हो, ये कामयाबी है। लेकिन अगर हम देखें कि कामयाबी का स्टैंडर्ड ये भी होना चाहिए कि आप जिस फील्ड में सर्व कर रहे हैं उस फील्ड में होने से आप कितने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ठीक है, या आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में आपको कितना लर्न करने को मिल रहा है। तो कह लें कि प्रोग्रेसिव एटीट्यूड का नाम कामयाबी हो सकता है। मैं अक्सर इसे ऐसे डिफाइन करता होता हूं कि अल्लाह ने जो सलाहियतें आपको दी हैं, अल्लाह ने जिस काम के लिए आपको भेजा है और जो कुछ दे के भेजा है उसे पहचानना, उसे अपने इस्तेमाल में लाना और उसके जरिए इस मुआशरे को कुछ दे के जाना, ये कामयाबी है। क्या बात है सर। पॉजिटिव माइंडसेट का होना बहुत जरूरी है। और खास तौर पर आप जिस एनवायरनमेंट में या जिस कल्चर में रहते हैं वहाँ पे माइंडसेट पॉजिटिव रखना भी पड़ता है हमें। जब आपको कंपैरिजन किया जाता है
या फिर बताया जाता है कि यार अगर मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे, ओहो ये नहीं करना यार, लोग गलत सोचेंगे, लोग सही सोचेंगे। सो ये माइंडसेट के होते हुए आपका पॉजिटिव रहना किस हद तक जरूरी है? सर सोसाइटी में देखें, आपको हर तरह के लोगों में रहना पड़ता है। अगर हम ये ढूंढेंगे हमें परफेक्ट एनवायरनमेंट मिल जाए, हमें सिर्फ पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिल जाए, नहीं हो सकता। ये साजगार हालात तो नबियों पैगंबरों को नहीं मिले, हम तो फिर आम इंसान बिल्कुल है। सही। उन्होंने भी कह लें कि उसी माहौल में रह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करके दिखाया। ये जितने भी कामयाब लोगों की बायोग्राफीज को पढ़ा जाए, ये वो लोग थे जिन्होंने नाकामियों के हालात में कामयाब होकर दिखाया, यानी कि साजगार हालात उन्हें भी नहीं मिले। बिल्कुल उसी नेगेटिविटी के दौर में, उसी नेगेटिविटी के हालात में उन्होंने ग्रो किया और पॉजिटिव माइंड को लेके आगे चले और कामयाबी की तरफ जो है वो बढ़ गए। तो कामयाबी के लिए पॉजिटिव माइंड का होना जरूरी है कि आप जिस माहौल में रह रहे हैं, अगर वो माहौल नेगेटिव है तो कम से कम आप उस माहौल का असर ना ले रहे हो। बिल्कुल सही, आपके अंदर पॉजिटिव एलिमेंट होना जरूरी है। बिल्कुल कि नेगेटिव जो एनवायरनमेंट है वो आपको इन्फ्लुएंस ना कर सके, डोमिनेट ना कर सके। इसमें बहुत अच्छा कह लें कि एक कॉन्सेप्ट, एक थ्योरी है लोकस ऑफ कंट्रोल की, कि दो लोकस ऑफ कंट्रोल के एलिमेंट है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है, यानी कि वो खुद अपने आप को इंटरनली कंट्रोल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। सही, उन्हें हालात कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हें लोग कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हें उनके फियर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, उन्हें उनके फेलियर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। बिल्कुल सही। सर एक माइंडसेट होता है कि अगर कोई शख्स ये महसूस करता है कि आप मॉडरेट भी हैं, आपके मिजाज में नरमी है, आजिज़ी है, लेकिन आपके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, वो आपको नेगेटिविटी के साथ भी लेकर चलता है, लेकिन आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलते हैं। लोग कहते हैं कि अगर नेगेटिव को आप रिस्पॉन्ड पॉजिटिव के साथ करेंगे तो इसका मतलब आप अपना नुकसान करते हैं। सो डू यू एग्री? सर नेगेटिव को रिस्पॉन्ड पॉजिटिव के साथ ही करना पड़ता है। गुड, ठीक है कि देखिए, एक बंदा अगर नेगेटिव है और आप अगर पॉजिटिव हैं तो इट डजंट मीन कि आप उसकी नेगेटिविटी को अपने अंदर अब्सॉर्ब करना शुरू कर दें। यू वांट टू डोमिनेट। कि ये बहुत अच्छी एक एग्जांपल एक बनी हुई है कि इंसान के अंदर दो भेड़िए होते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, और आपके अंदर ग्रो वही करता है जिसे आप डेली बेसिस पे फीड कर रहे हैं। बिल्कुल सही, ठीक है ना, कि अगर नेगेटिविटी अपने अंदर डेली बेसिस पे फीड करते जाएंगे तो वही आपकी पर्सनालिटी में नजर आना शुरू हो जाएगी। और अगर पॉजिटिविटी की वाइब्स आप रोजाना खुद को फीड कर रहे हैं तो आपके अंदर भी पर्सनालिटी में भी पॉजिटिविटी नजर आएगी। तो मैं ये कहता होता हूँ कि आपके एट द एंड ऑफ द डे अपना एनालिसिस किया करें, अपनी अकाउंटेबिलिटी किया करें कि आपने आज नेगेटिविटी ज्यादा अब्सॉर्ब की है कि पॉजिटिव ज्यादा अब्सॉर्ब की है, क्योंकि उसी का असर फिर आप दूसरों को देंगे। बिल्कुल सही, ठीक है ना, क्योंकि जो एनर्जी अंदर होगी उसी से हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बिल्कुल सही, ठीक है ना। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि हम सक्सेस की अचीवमेंट की बात करें तो उसके लिए फैक्टर्स का होना बहुत ज़रूरी है। और कोई भी, हमारे बहुत सारे लिसनर्स हैं, आम शहरी हैं, वो जानना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं कि सर कामयाबी है क्या, हमें बताए तो सही, हमने अचीव कैसे करनी है। तो उसके लिए पहला फैक्टर तो मैंने अपने इंट्रो में भी आपको बताया कि सर हम फेलियर को छोड़ देते हैं और कामयाबी के पीछे भागते हैं। उसके अलावा वन बाय वन अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उसमें सबसे पहली चीज़ आती है आपका विजन और फोकस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। और हमें शायद पता नहीं होता कि हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी और हम करेंगे क्या। तो वो किस तरह से हासिल किया जा सकता है, अपने विजन को कैसे अचीव करना है हमने? सर विजन को अगर हम आसान लफ्जों में कहें तो विजन को का मतलब ये है कि ये कल को देखने की तस्वीर होती है। ठीक है, एक आप आज प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, आज बैठ के आप देखें कि आपका कल कैसा हो सकता है। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्होंने अपना कल देखा ही नहीं होता या डिजाइन ही नहीं किया होता, उन्होंने अपना विजन बनाया ही नहीं होता कि वो करना क्या चाहते हैं और जाना किधर चाहते हैं। सही, ठीक है, एक बड़ा अच्छा जुमला है कि अगर आपकी सीढ़ी सही दीवार के साथ नहीं लगी हुई तो आपका हर उठने वाला कदम आपको गलत सिमत में ले जाएगा। बिल्कुल सही। तो ये एक विजन की बड़ी अच्छी मिसाल है कि आपने देखना है कि मैंने कौन से पुल पार करने हैं और कौन से पुल जलाने हैं। बिल्कुल सही। अगर ये डिफरेंस पता ना हो कि जलाने वाला पुल कौन सा है और पार करने वाला कौन सा है, तो हो सकता है कि आप गलत ट्रैक पे चल पड़े। बिल्कुल सही। और किसी वक्त पे आपकी आंख खुले तो आपको पता लगे कि ये क्या हो गया, मैं किधर आ गया और मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। बिल्कुल सही है। तो क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। सर दीवार की आपने बात की और दीवार से मुझे बात याद आती है सपोर्टिंग फैक्टर्स की, आपकी कम्युनिटी की, आपके मेंटोर्स की, आपकी फैमिली की, और बहुत सारे वो लोग जो हमेशा आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ सपोर्ट करते हैं
और जिसे Right. कहते हैं ना कि आपकी कामयाबी के पीछे एक पॉजिटिव पुशअप होना बहुत ज़रूरी है, थपकी मिलना बहुत ज़रूरी है। Definitely. थपकी मिलती रहेगी तो आप चलते रहेंगे, जहाँ आपके थपकी वाला हाथ रुक जाएगा वहाँ पे आप रुक जाएंगे। सो वो स्पोर्ट किस हद तक ज़रूरी होती है? सर सपोर्टिंग एलिमेंट तो इंसान को शुरू से ही दरकार होता है, ठीक है। सपोर्टिंग एलिमेंट तो बाबा शफाक अहमद का बड़ा अच्छा जुमला है कि हर इंसान को जिंदगी में कंधे की जरूरत होती है जिसपे वो अपना सर रखे और अपनी गम परेशानियां भूल के दोबारा जिंदगी की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो वो कंधा होना हमारे पास जरूरी है। अब इसमें हमारे उस्ताद भी एक बात कहा करते थे कि आप अपनी जिंदगी के जिस एरिया को बेहतर करना चाहते हो उसका उस्ताद ढूंढो। सही, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे उस्ताद कह लें कि हमारा सबसे पहला तारुफ अपने माँ बाप से होता है, वही हमारे उस्ताद होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ के हम तालीमी इदारों में जाते हैं तालीम हासिल करने के लिए। तो वहाँ पे हमारा तारुफ जो है वो मेंटोर से, उस्ताद से, रहबर से, मुर्शद से होता है, ठीक है। ये वो लोग होते हैं जो हमें ग्रूम कर रहे होते हैं, जिनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हम पे हो रहा होता है, और यही शायद वो लोग होते हैं जो हमारी जिंदगी को बना जाते हैं। सही, ठीक है ना। हजरत अली बिन उस्मान अल हजवेर, उनका बड़ा अच्छा जुमला है कि उस्ताद अपनी जिंदगी की मुश्किलात अपने शागिर्दों को बताता है, क्यों? ताकि शागिर्द का वक्त बच जाए। बिल्कुल सही। तो उस्ताद की रहनुमाई आपका वक्त बचा लेती है, क्योंकि जहां आप पहुंचना चाहते हैं उस्ताद वहां पे पहले खड़ा होता है। वो वहां पहुंच चुका है जहां आपने जाना है, तो वो जहां पहुंचा है और आपने जाना है उसके दरमियान में एक रास्ता है, और वो कम से कम आपको उस रास्ते की हर्डल से, उस रास्ते की मुश्किलात से आगाह कर देता है। अगर ये आगाही ना मिले तो हो सकता है कि आप कहीं डिट्रैक्ट हो जाएं, आपका टाइम ज्यादा लग जाए। तो मेंटोर या उस्ताद कह लें कि उनका होना जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको रास्ते पे जो है वो भटकने नहीं देता। बिल्कुल सही। आपको क्या लगता है, आपका माइंडसेट क्या है? कंपटीशन जरूरी है या इंडिविजुअलिटी का फैक्टर ज्यादा जरूरी है कामयाबी को अचीव करने के लिए? सर कामयाबी को अचीव करने के लिए कंपटीशन का होना जरूरी है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि कंपटीशन किसके साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही है। तो कामयाबी के लिए जो कंपटीशन है, या हमारे लिए कह लें कि अब इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, हदीस का महफूम है कि मोमिन वो है जिसका आज का दिन उसके गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है। बिल्कुल सही। अब इस हदीस को या कह लें कि इन वर्ड्स को अगर हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करें, खोल के देखें, तो इसमें तो कह लें कि हमारा कंपटीशन अपने साथ ही लगा दिया गया ना। बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अपने कल को देख के आज को देखना है कि क्या मैं कल से बेहतर हुआ हूं कि नहीं। तो कंपटीशन किसके साथ हो गया? अपने साथ हो गया। तो कंपटीशन इज ऑल अबाउट इट्स यू वर्सेस यू, ठीक है, दूसरों के साथ नहीं। हाँ, दूसरों के साथ हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। लाइक दैट इज जस्ट लाइक इंडस्ट्रियल एलिमेंट में या बिजनेस एनवायरनमेंट में लोग देखते हैं दैट व्हाट आवर कंपेटिटर्स आर डूइंग, कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजीज यूज कर रहे हैं, हमने किन स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करना है उनको देखते हुए, या क्या इनोवेट करना है। लेकिन जो असल कंपटीशन है इंप्रूवमेंट के हवाले से या कामयाबी के हवाले से, वो यही है कि आप अपने आप पे नजर रखें कि मुझ में क्या बेहतरी आने वाली है। बिल्कुल सही सर। सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाया जाएगा? क्योंकि आपने कुछ अचीव करना है, आपने सोसाइटी को फेस करना है, आपका पीयर ग्रुप है, लेकिन उससे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए जो आपको आगे की तरफ मूव करेगा। तो वो कहाँ से आएगा जब आपकी सोसाइटी भी वही है, आपका एनवायरनमेंट भी वही है? सो हाउ टू इनहांस? जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर्सनालिटी का कह लें कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसे कहा जा सकता है कि ये बन रहा होता है कई अदर फैक्टर से। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में को बिल्ड करने में आपकी अपनी जिंदगी के मुशाहिदात भी होते हैं। बिल्कुल, वो हो सकता है कि आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दे रहे हो या कॉम्प्लेक्स दे रहे हो, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में आपके नेटवर्क का बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल सही। सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिल्ड करने में आपकी अपनी लर्निंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिल्ड करने में आपकी अपनी ऑब्जर्वेशंस, आपके अपने कह लें कि वो मुशाहिदात और गौर व फिक्र, ऑल थिंग्स, ये तमाम बिल्डअप करके आपकी पर्सनैलिटी को बना रही होती हैं। बिल्कुल। अब मुझे याद पड़ता है कि आज से कोई 5-6 साल पहले हमारे एक उस्ताद आए हुए थे। मैं उनसे मिलने के लिए गया, तो उनसे सवाल पूछा गया कि सर बच्चों में खुद एतमादी की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो सर ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं कि जब किसी के पास करने को बात कोई ना हो तो उसमें खुद एतमादी की कमी होगी।
सही। तो इट्स ऑल अबाउट कि जब एक बंदा मेच्योर ही नहीं हुआ, उसका ग्रोथ माइंडसेट ही नहीं है, उसका अपना पर्सपेक्टिव नहीं है, उसका अपना नजरिया नहीं है, उसकी अपनी राय नहीं है, तो वो महफिल में भी बैठा होगा तो खामोश होगा। ठीक है, उससे कोई सवाल भी पूछा जाएगा तो वो शर्माएगा, क्योंकि करने को बात कोई नहीं है। बिल्कुल सही। तो हमारे एक दोस्त हैं, वो कहते होते हैं कि जिस बंदे के पास कुछ नया है नहीं है, उसके साथ बैठना ही क्यों है। बिल्कुल सही। ठीक है ना, कि यानी जिससे आपको कुछ मिल नहीं सकता, कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिल सकता, कुछ सीखने को नहीं मिल सकता, उसके साथ टाइम क्यों स्पेंड करें। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है आपकी लर्निंग से, आपकी एक्सपीरियंस से, आपकी अचीवमेंट से, कि इंसान की कामयाबियां, इंसान की छोटी छोटी अचीवमेंट्स उसे कहने के कॉन्फिडेंस दे रही होती हैं। सही। कामयाबी के हवाले से बात की जा रही है जी, और उमर मसूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब जो हैं वो कोऑर्डिनेटर हैं टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम टफ के, साथ में मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, और बहुत अच्छे से कामयाबी के या उसके फैक्टर्स को बताया जा रहा है। और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप डायल करें हमारे राब्ते के नंबर 0334 19 66 9 66। यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे हम, आपके पैगामात को भी शामिल करेंगे और गुफ्तगू को भी जारी रखेंगे। सो कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। Strive for the best and make yourself proud. Assalamu alaikum. This is Dr. Maneeb Jafar. Currently, I am working as a clinical mentor at the Rehabilitation Clinic of University of Faisalabad. I pay gratitude to the sincere contributions of the Placement Bureau, which provided me with this great opportunity to achieve whatever I want in my professional career. This opportunity opens the door for fulfilling my dreams ahead in my career. I am learning how to take the new challenges, stretching goals for myself with the sense of dedication. Assalamu alaikum, my name is Natasha. I am from the University of Faisalabad and now I am working in Sadaqat Limited. I want to thanks to the university to make my future, to makes me. From the day of inception into the institute to the time you come out, the university will take care of you in developing the required skills to achieve your dream. I have been trained on multifaceted areas here to have an overall development. Assalamu alaikum, my name is Muhammad Uzair Rashid and I am the graduate of the University of Faisalabad Electrical Department. I am glad to tell you that with the help of Allah Almighty, I am currently hired as an electrical engineer in a multinational company, IFCO Private Limited, where I will get a chance to work with experts to enhance my skills. I am thankful to Placement Bureau for providing me such a great opportunity. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Uzair Ishaq. I am a gold medalist from Electrical Engineering Department at the University of Faisalabad. I am currently employed as an electrical engineer in multinational company by the help of Placement Bureau of the University of Faisalabad. Placement Bureau has helped me to make contacts and particularly implement my knowledge. Assalamualaikum, myself Dr. Asma Liaquat. I am currently working here as an expert clinical demonstrator at Medina Teaching Hospital, where I have been provided an opportunity to utilize my clinical skills. I am working here in a competitive environment, which is improving my clinical skills, my knowledge and my professional skills as well. Assalamu alaikum. Hi, Dr. Ikra Tahir is my name. With the Photo Placement Bureau, I was appointed as a clinical demonstrator at Medina Teaching Hospital Rehabilitation Department, which is a professional stage in my career. At a large organizational level, I am gaining a variety of skills, including inventive and efficient therapy solutions. Assalamu alaikum, I'm Dr. Kinzaz Rees. I have been selected as a clinical demonstrator through Placement Bureau platform.
I'm privileged to have this triad opportunity the University of Faisalabad has given me in making my dreams come true. I'm learning to overcome new challenges and I'm so happy to collaborate more closely with the best future. Assalamu alaikum. I'm Dr. Amish Akram. The Placement Bureau provided me with the great opportunities and abundant resources to help me with my education and future career. I'm glad to tell you that currently I'm working at Medina Teaching Hospital as clinical demonstrator, where my teammate and head polish my skills and provide me opportunity to apply that skills in my coursework. Assalamu alaikum. My name is Dr. Hira Zafar and I've been appointed as clinical demonstrator at the Department of Rehabilitation Sciences at Medina Teaching Hospital. I respect the Placement Bureau team for providing me with such an amazing opportunity to learn and explore the essentialities of developing my professional life. In my productive journey over here, I'll be looking forward to hone my skills, networking, and learning along with my personal development as well. Assalamualaikum, this is Qasim Munir, currently studying in the University of Faisalabad. I'm an ethical hacker which I have been pursuing for a while now. Recently, I participated in a competition nationwide with my team. Alhamdulillah, we secured first position in web application exploitation and third position in mobile device exploitation. We got appreciated and rewarded by the President of Pakistan, Mr. Arif Alvi. It is a very proud moment for myself. I'm thankful to the Allah Almighty, my parents, my teachers, and the University of Faisalabad. To my fellows, follow your dreams, strive for the best, and make yourself proud. Assalamu alaikum. This is Dr. Manib Jafar. Currently, I am working as a clinical mentor at the Rehabilitation Clinic of University of Faisalabad. I pay gratitude to the sincere contributions of the Placement Bureau which provided me with this great opportunity to achieve whatever I want in my professional career. This opportunity opens the door for fulfilling my dreams ahead in my career. I am learning how to take the new challenges, stretching goals for myself with the sense of dedication. Assalamu alaikum. My name is Natasha. I am from the University of Faisalabad and now I am working in Sadakat Limited. I want to thanks to the university to make my future, to makes me. From the day of inception into the institute to the time you come out, the university will take care of you in developing the required skills to achieve your dream. I have been trained on multifaceted areas here to have an overall development. Assalamu alaikum, my name is Muhammad Uzair Arshad and I am the graduate of the University of Faisalabad Electrical Department. I am glad to tell you that with the help of Allah Almighty, I am currently hired as an electrical engineer in a multinational company, IFCO Private Limited, where I will get a chance to work with experts to enhance my skills. I am thankful to Placement Bureau for providing me such a great opportunity. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Uzair Ishaq. I am a gold medalist from Electrical Engineering Department at the University of Faisalabad. I am currently employed as an electrical engineer in multinational company by the help of Placement Bureau of the University of Faisalabad. Placement Bureau has helped me to make contacts and particularly implement my knowledge. Assalamu alaikum. Myself, Dr. Asmin Akat. I am currently working here as an expert clinical demonstrator at Medina Teaching Hospital, where I have been provided an opportunity to utilize my clinical skills. I am working here in a competitive environment, which is improving my clinical skills, my knowledge, and my professional skills as well.
Assalamu alaikum. Hi, Dr. Ikra Tahir is my name. With the Photo Placement Bureau, I was appointed as a clinical demonstrator at Medina Teaching Hospital जी, Rehabilitation. वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान वेव एफएम 96.6 पर और मैं हूं फरूक शेख। आज हम बात कर रहे हैं जी कामयाबी के हवाले से और कौन कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कामयाबी में असरअंदाज होते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उमर मसूद साहब, हमारे आज के मेहमान और टफ इंटरनेशनल प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बहुत अच्छे तरीके से कामयाबी के हवाले से गाइड कर रहे हैं। साथ में मुझे असिस्ट इस वक्त कर रही हैं मनाइल सफदर और आयशा शाहिद, और इन लोगों की भी सवालात मेरे तक पहुँचे, उनको भी मैं प्रोग्राम में शामिल करूँगा। सो पैगामात की तरफ आते हैं। इकरा शहजादी हमारे साथ हैं, कहती हैं जी सलाम भाई, की हाल है तुहाडे? तुसीं बड़ा सोहना ते कमाल दा शो करदे हो ते तुहाडी मिठी आवाज़ दे नाल होर सोहना लगदा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तुहाडी पंजाबी बड़ी चंगी लगदी है मैनूं, इसलिए मेरी आवाज़ तुहानूं अच्छी लग रही है। सो ये कंटिन्यूटी साडी जारी रहेगी इंशाल्लाह। सो मैसेज किया है, बल्कि अभी मुझे मैसेज दिया है, किया नहीं है, मनाहिल सफदर ने। मनाहिल ने सवाल ये किया है कि उमर साहब से पूछा जाए कि सर सक्सेस हैबिट्स क्या क्या होनी चाहिए। सेकेंडली, मिस्टीरियसनेस या शाइनेस को कैसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसमें एक बिहेवियर ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने बिहेवियर से उनका पता नहीं लगता। बज़ाहिर पर्सनैलिटी कुछ और है, बैक एंड पे बिहेवियर कुछ और होता है, तो वो कैसे जज किया जाए। ठीक है जी, मेरे ख्याल से पहले इसका जवाब आप दें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी शामिल करते हैं। वो जो आयशा ने क्वेश्चन किया उसको भी शामिल करते हैं। सबसे पहले तो आपने पूछा कि सक्सेस हैबिट्स क्या होती हैं। सर, सक्सेस हैबिट्स कह लें कि सक्सेस हैबिट में सबसे पहला जो रोल है, अगर हम डिफाइन करें तो वो इट सेल्फ हैबिट्स का है। ठीक है, आदत, वो खुद बहुत फैक्टर्स हैं, वही बात है। हैबिट इज जस्ट सेल्फ, कि इंसान की आदत ही उसे बनाती है, बिल्कुल सही, या बिगाड़ती हैं। ठीक है, एक रिसर्च है वो बताती है कि हम अपनी डेली रूटीन में जो कुछ कर रहे हैं, जो एक्शंस हम कर रहे हैं, उसका 50 to 60% हमारी हैबिट्स हैं। वो ऑटोमेटेड वर्जन है हमारा। सही। इसकी मिसाल कि रात को सोने से पहले कुछ लोग बिस्तर पे लेटे हैं और अपनी कह लें कि वो स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या नोटिफिकेशंस चेक कर रहे हैं। इट्स एन हैबिट। बिल्कुल सही, एक मिजाज है। इसी तरह आप सुबह उठते हैं, सबसे पहला हाथ आपका जो है वो मोबाइल की तरफ जाता है और आप वाईफाई कनेक्ट करके नोटिफिकेशंस चेक करना शुरू करते हैं। इट्स एन हैबिट। ठीक है, तो ये कह लें कि हमारी ये किसी सक्सेस हैबिट नहीं है, ये फेलियर की हैबिट। ठीक है, कि वो इसे रिप्लेस करना चाहिए किसी प्रोडक्टिव हैबिट से। ठीक है, और मैं रिकमेंड ये करता होता हूँ कि रात को सोने से पहले करने वाला आखिरी काम और सुबह उठ के नमाज वगैरह से फारिग होके करने वाला पहला काम वो लर्निंग है। बिल्कुल सही। किसी किताब का, वो कोई भी किताब हो सकती है, वो कुरान पाक हो सकता है, वो सीरत हो सकती है, वो कोई भी अच्छी कह लें कि सेल्फ हेल्प या मोटिवेशनल किताब हो सकती है, उसका मुतालिया करें। बिल्कुल सही। क्योंकि रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि जो लोग रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट बुक पढ़ते हैं, सबसे पहली बात उनकी नींद बहुत अच्छी होती है। ठीक। दूसरी बात, सुबह उठ के उन्होंने जो रात को पढ़ा था वो उन्हें याद रहेगा। मेमोरी का एक बहुत बड़ा टूल बता दिया कि पढ़ के नैप लेना, गुरा कहता है, अमेरिकन्स कहते हैं कि पढ़ के नैप्स कहा जाता है, जो पावर नैप्स, हम शॉर्ट नैप्स ले रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए सो जाना। अगर वो लिए जाएं तो आपको अपना पढ़ा हुआ याद रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। दूसरी बात, सुबह उठ के आप रीडिंग करेंगे तो आपका सारा दिन कह लेंगे पॉजिटिव गुजरेगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप सुबह उठ के अपने नोटिफिकेशन चेक करते हैं, आपको एक कह लें बहुत ज्यादा नेगेटिव या टॉक्सिक कमेंट आया होता है और वो आपका सारा दिन बर्बाद कर देता है। बिल्कुल ऐसे। तो ये एक हैबिट है। दूसरी हैबिट की तरफ आए तो कामयाबी की सबसे बड़ी हैबिट जो है वो कंसिस्टेंसी है। ठीक। मुस्तकिल मिजाज। वो किसी एक पर्सन ने कहा है कि लोगों में इतनी ताकत की कमी नहीं होती जितनी मुस्तकिल मजाजी की कमी होती है। बिल्कुल, कंसिस्टेंसी की कमी होती है कि आज उन्हें जोश चढ़ा, आज कह लें कि जो लोग ये लेक्चर सुन रहे हैं उन्हें भी जोश चढ़ेगा और वो कह लें कि आज कहेंगे कि मैंने बदल देनी है दुनिया और ये सब वो कर देना है। तो लेकिन 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद, हफ्ते बाद फिर वो कह लें कि सेम लेवल पे आ जाते हैं। तो इट इज जस्ट लाइक कि कंसिस्टेंसी से किसी काम को करना शुरू करना है आपने। कि इस पे कह लें कि हदीस का मफ़हूम भी है कि अल्लाह के हाँ आपका वो अमल ज्यादा पसंद किया जाता है जो थोड़ा हो लेकिन रोजाना की बुनियाद पे हो, बिल्कुल कंसिस्टेंट हो। तो ये सर शाइनेस के हवाले से मैं चाहूँगा, जैसे उसको ऑब्जर्व कैसे करना है। और सवाल मिनाल का ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने बिहेवियर से नहीं पहचाने जाते, पर्सनालिटी के बिहेवियर में भी डिफरेंस होता है। अच्छा, साइकोलॉजी इनको ना 2 टर्म्स में डिवाइड करती है लोगों को। 2 ब्रॉड टर्म्स हैं। एक है इंट्रोवर्ट्स
और एक है एक्सट्रोवर्ट्स। ठीक। इंट्रोवर्ट्स जो लोग होते हैं ना, वो जरा अपने आप में रहना पसंद करते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कहा जा सकता कि लोग बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं, बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट होते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी होता है। ठीक। कुछ लोग इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन उनमें होता है। अब इसको जज करने के लिए देयर आर मल्टीपल पर्सनैलिटी टेस्ट। बहुत सारे पर्सनैलिटी टेस्ट हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को जज करते हैं। सही। दूसरी बात, बिहेवियर किसी बंदे का असेस करना, इसमें सर आपको एक टाइम लग रहा होता है। आप किसी नए पर्सन से मिलते हैं, उसके साथ कुछ वक्त गुजारेंगे, फिर आपको उसका पता चलना शुरू होगा कि ये बंदा नॉर्मल मोड में कैसा है, इस पे कोई परेशानी है, कोई मुश्किल वक्त है, फिर ये कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, खुशी की हालत में कैसे करता है, गम की हालत में कैसे करता है, इसे कोई नेगेटिव बात की जाए तब कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो इट्स ऑल अबाउट कि जैसे जैसे आप किसी के साथ वक्त गुजारते जाते हैं, उसका असली चेहरा आपके सामने आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल और फिर ये भी कहा जा रहा होता है कि इंसान के 3 चेहरे हैं, 3 हालतें हैं। एक वो चेहरा है जो उसका प्रोफेशनल फील्ड में, ठीक, एक वो चेहरा है उसका जो घर में, और एक उसका वो चेहरा है, वो हालत है जो तन्हाई में। ठीक। और इंसान का असल वो है जो उसकी तन्हाई है। तन्हाई है, बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत बात। सर सवाल शामिल करते हैं। आयशा शाहिद ने क्वेश्चन ये किया है कि उन लोगों को कैसे डील करना चाहिए जो आपकी ही सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, कम्युनिटी में, लेकिन पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव एलिमेंट भी उनके अंदर मौजूद होता है। सो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मिक्सचर मौजूद है। आप पॉजिटिव वे में हैं, लेकिन आपके सराउंडिंग में, कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो नेगेटिविटी के साथ चलते हैं, लाइक पुलिंग भी करते हैं, तंग भी करते हैं। सो ऐसे लोगों को, वो सोसाइटी में तो मौजूद हैं, सो उनको कैसे टैकल करना चाहिए? क्या आपको बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा उनको टैकल करने के लिए, या फिर जिसे कहते हैं पंजाबी में कहते हैं नीवी पाओ ते चलते जाओ? सर इसको शुरू में भी कह लें, हमने थोड़ा सा डिस्कस किया कि ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द लाजमन होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग जो हैं वो 100% आपके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, सबसे पहली बात कि ऐसे लोगों को अवॉइड किया जाए। ठीक। अब अगेन मेरे पास मल्टीपल काउंसलिंग के या कोचिंग के केसेस आते हैं, कहते हैं कि घर में ही ऐसे लोग हों तो फिर क्या करें। ठीक है, बिल्कुल सही। तो फिर बात ये है कि उनकी बातों का असर लेना छोड़ दें, कि बातों का असर कम से कम लिया जाए। ठीक है। यानी अब सेंसिटिव लोग, ऐसे कुछ लोग, अब सेंसिटिविटी भी कह लें कि एक लोगों की टाइप है, कह लें कि एक इमोशन है, कि सेंसिटिव लोग वो होते हैं कि एक आम बंदा जिस बात को सुन के छोड़ देता है, सेंसिटिव लोग उसी बात को सारा दिन सोचते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वो बहुत हसास होते हैं। तो दैट इज जस्ट लाइक कि आप लोगों की बातों को सुने और निकाल दें। बिल्कुल सही। ये निकालना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये घर में भी होते हैं, आपकी फैमिली में भी होते हैं? घर में होते हैं, फैमिली में भी होते हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होते हैं, फिर आप जहां काम कर रहे होते हैं, कोई प्रोफेशनल इंडस्ट्री जॉब, वहां पे भी होते हैं। ठीक है, तो या तो इनको अवॉइड किया जाए, अगर नहीं अवॉइड किया जा सकता, उनको सुनना ही पड़ रहा है, तो फिर कम से कम उनकी बातों का असर लेना कम किया जाए। यानी कि सुने, दूसरे सुने और निकालें। ये निकालना बहुत जरूरी। अब ये निकालने का जो फन है ना, ये बहुत से लोगों को नहीं आ रहा होता, वो उसको सुन के सोचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना। यानी वो उनका जो कह लें कि वो, इसे कहा जाता है कि जो इंसान के अंदर एक कैटल है ना, वो भरती चली जा रही, ठीक है, और उसे खाली करने का रास्ता नहीं उन्हें मिल रहा। तो वो चीजें जब बिल्डअप होती जा रही है ना, तो वो उन्हें कह लें कि फिर नुकसान दे रही है, अल्टीमेट खुद डिप्रेशन में जाते हैं और प्रॉब्लम बढ़ती या तो अवॉइड करें, या कह लें कि थोड़ा सा पीछे हट जाए, रिस्पॉन्ड ना करें ऐसे लोगों को। सो कॉमन मिथ क्या हो सकती है सक्सेसफुल लोगों के बारे में? सक्सेसफुल लोगों की कुछ कॉमन मिथ्स हैं। सबसे पहली बात है कि हम सक्सेसफुल लोगों के पीछे लग के उन जैसा बनना चाहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। फॉर एग्जांपल मिसाल देता हूं कि बिल गेट्स को किसी ने देख लिया कि भाई वो स्कूल नहीं गया था, ठीक है, उसने जो है वो माइक्रोसॉफ्ट बना दिया, मैंने भी स्कूल छोड़ के आज से कंप्यूटर्स पे काम करना शुरू कर देना। इट्स अ मिथ कि वो एक फील्ड में नाम कमा गया, आप उसके पीछे लग के उसकी कॉपी बन सकते हो शायद, लेकिन बिल गेट्स नहीं बन सकते। बिल्कुल सही। दूसरी बात, कॉमन लोगों की, सक्सेसफुल लोगों की दूसरी ये मिथ है कि वो अपनी रूटीन्स शेयर कर रहे होते हैं। अब उनके पीछे लग के लोग उनकी रूटीन्स को फॉलो करना शुरू कर देते हैं कि वो 5 बजे उठता है, वो ये करता है, तो मैं भी उस तरह करना शुरू कर दूंगा। हर इंसान फ्लेक्सिबल है, हर इंसान यूनिक है। ना तो हो सकता है कि जो सलाहियतें उसके पास हैं वो आपके पास हों, ना जो खामियां उसमें हैं वो हो सकता है आपके पास हों। एवरी पर्सन इज फ्लेक्सिबल, उसके अकॉर्डिंग उसने तय करना है कि मेरा रास्ता क्या है, मेरी डोमेन क्या है, मैंने किन चीजों को फॉलो करना है, किन चीजों को छोड़ना है। सही। इसके बाद फिर हर पर्सन का अपना एक पीक टाइम होता है जिसमें वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। कुछ लोग सुबह उठ के बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग रात के वक्त बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो
इन लोगों को कह लें कि इनसे इंस्पायरेशन जरूर लें, लेकिन उन जैसा बनने की कोशिश ना करें। बिल्कुल सही, सेम डुप्लीकेट ना बने, उनकी हैबिट से लर्न जरूर करें, इंस्पायरेशन जरूर लें, लेसन जरूर लें, लेकिन आप सेम उनको फॉलो ना करें। सही है सर। क्या ग्रोथ ली जा सकती है फेलियर से या नाकामी से? बिल्कुल ली जा सकती है। और चूंकि ये माइंडसेट हमारी सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करता, हमें ये लगता है कि जहाँ पर फेलियर आ गया है वहाँ पर हम अब हथियार छोड़ चुके हैं और इससे आगे कंटिन्यूटी मुश्किल हो जाएगी। सो उससे ग्रोथ लेना या मोटिवेशन लेना किस हद तक अहम है? सर एक जुमला है, कहा जाता है कि नाकामी जो है वो आपको कामयाबी की सीढ़ी की तरफ लेके जाती है। तो फेलियर इटसेल्फ एक बहुत बड़ा लेसन है अगर उसे ग्रोथ माइंडसेट से देखा जाए। ठीक है कि आप किसी सिचुएशन में आए, आप उसे नहीं टैकल कर सके, आप फेल हो गए, इट डजंट मीन कि आपके रास्ता खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल सही। बल्कि मैं पढ़ रहा था कहीं, वो कहते हैं कि फेलियर जैसा वर्ड है ही नहीं है। फेलियर है ही नहीं है। ठीक है, यहाँ तो आप कामयाब होते हैं या आप सीखते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। either you succeed, either you learn. बिल्कुल सही। There is nothing like failure. सही सर। प्रायोरिटाइज करना बहुत ज़रूरी है अपनी चीज़ों का। अगर आप कुछ ज़िंदगी में मुस्बत चाहते हैं तो आपकी प्रायोरिटाइज चीज़ें हों, टाइम मैनेजमेंट अच्छी हो, फिर आपको लगता है कि शायद आप अपने ट्रैक पर चलते जा रहे हैं और उसमें भी आपका विजन और मिशन क्लियर होता है कि अगर आपको पता है आपने कहाँ पर जाना है फिर तो आप प्रायोरिटाइज करते हैं, अदरवाइज़ आपको अंदाज़ा नहीं होता। कुछ लोग बेनिफिट्स में जब हम कहते हैं कि जो चीज़ आपको बेनिफिट देती है उसको सिलेक्ट करें, अदरवाइज़ आप छोड़ते जाएं और चलते जाएं, तो बेनिफिट में हम अमूमन मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं या ऐसे बेनिफिट्स जो मटेरियलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मिलते हैं हम उनको कंसिडर करते हैं, बाकी चीज़ें हम छोड़ देते हैं, तो वो भी बहुत ज़रूरी होती हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? सर प्रायोरिटीज़ को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। बल्कि कह लें कि हम हर इंसान के पास लिमिटेड टाइम है, उस टाइम में ही आपने प्रायोरिटाइज करना है कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना। बड़ा अच्छा जुमला है हमारे प्रोफेसर अहमद रफीक अख्तर का, कहते हैं कि दुनिया का खुशकिस्मत तरीन इंसान वो है जो मुनासिब वक्त पे राइट टाइम पे अपनी प्रायोरिटीज़ को डिफाइन कर लेता है। सही, ठीक है। वो कहते हैं कि किसी कामयाब शख्स की तारीफ करनी हो तो एक तारीफ ये भी है कि वो उन चीज़ों को वैल्यू देता है, उन चीज़ों को कामयाबी समझता है जो वाकई ही वैल्यू देने के काबिल है। ठीक है। और एक अहमक शख्स की या नाकाम शख्स की तारीफ करें कि वो जिंदगी में उन चीज़ों को अहम समझता है जो कि अहमियत के काबिल ही नहीं है। बिल्कुल सही। तो प्रायोरिटीज इज ऑल अबाउट कि आपके लिए तरजीहात क्या हैं। और ये कोई बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं है, कोई 4-5 चीजें आपकी रोज की डिफाइन हो कि ये मेरी प्रायोरिटीज है। मेरे लिए नंबर 1 क्या है, मेरे लिए नंबर 2 क्या है, मेरे लिए नंबर 3 क्या है। अगर ये डिफाइन है क्लियरली तो आपके लिए हाँ और ना कहना बहुत आसान हो जाएगा। सर फाइनली अच्छे और बुरे को क्या हम डिफाइन कर सकते हैं इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि हम कहते हैं हमारा वक्त अच्छा है, यार फलां शख्स उसका अच्छा वक्त चल रहा है, सो मुझे लगता है कि शायद बुरा वक्त होता नहीं है। सो आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? सर वक्त अच्छा या बुरा नहीं होता। ठीक है। हाँ, उसमें आप कैसे उसे टैकल कर रहे हैं वो ज्यादा मैटर करता है। यानी देखें, एक इक्वेशन है, इवेंट प्लस रिस्पॉन्स इज इक्वल टू आउटकम। ठीक है। इवेंट जो है उसे हम वक्त कह सकते हैं कि आपके साथ कोई वाकया हुआ, वो वाकया अच्छा भी हो सकता है, वो वाकया बुरा भी हो सकता है। वाकया का होना, किसी भी इवेंट का होना आपके कंट्रोल में नहीं है। उस पे जो रिस्पॉन्स आपने देना है वो आपके कंट्रोल में है। ठीक है। यानी वाकया अहम नहीं है, उस पे जो रद्द अमल आप देते हैं वो अहम है, और वो रद्द अमल ही आपका आउटकम या आपका नतीजा जो है वो फाइनलाइज कर रहा होता है। तो अच्छा वक्त या बुरा वक्त नहीं होता, उसे कैसे रिस्पॉन्ड किया जाता है, उसे आप कैसे जवाब देते हैं, उसमें आप कैसा रिएक्ट करते हैं, वो बेसिकली उसे अच्छा या बुरा बना रहा है। बिल्कुल सही है सर। एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं इरफानुल हक साहब, आपने सुना भी होगा उन्हें। उनकी मुझे एक बात याद आ गई। वो अक्सर कहा करते थे, किसी ने सवाल किया कि जी मेरा जो है वो बहुत बुरा वक्त चल रहा है, वक्त अच्छा कैसे होगा, शायद आपको मुझसे बेहतर इसका आइडिया हो। जवाब उन्होंने ये दिया कि आप अपनी लाइफ का कैथारसिस करें, चेक करें आपकी लाइफ में जो आपको लगता है आपका अच्छा वक्त था, आपकी उन दिनों में रूटीन एक्टिविटीज़ क्या थी, आप टाइम मैनेजमेंट क्या करते थे, किस टाइम पे क्या क्या होता था, आप उन चीज़ों को वापस अपने लाइफ साइकिल में ऐड करें, फिर बताइएगा क्या डिफरेंस ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ। तो अल्टीमेट वो जो स्पेसिफिक टाइम फ्रेम है जहाँ पर आपको लगता है कि आपका सक्सेसफुल टाइम था
और आप सब कुछ पॉजिटिवली गेन कर रहे थे, जब हम उस ट्रैक से हट जाते हैं, अपने स्केड्यूल को चेंज कर देते हैं, फिर बाज़ वेरिएशन आती है लाइफ में। तो क्या पॉसिबल है उन चीज़ों को वापस फिर वहीं पे एडजस्ट किया जाए, फिर हम कंटिन्यूटी के साथ करें? बिल्कुल किया जा सकता है सर। डेफिनेटली देयर आर सम डेज के हम डाउन होते हैं, देयर आर सम डेज कि हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि भाई हम समझ रहे होते हैं कि बस अब हालात जो है वो बिल्कुल बदल गए हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट कि इसका एक कंसेप्ट है कि आपकी ज़िंदगी में जिस तरह के भी हालात चल रहे हैं, यू हैव टू टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, एक वो कॉन्सेप्ट है ना कि टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, कि अपनी जिम्मेदारी को कबूल करें। बिल्कुल सही। आपकी जिंदगी में जो भी नताइज आपको मिल रहे हैं उसकी जिम्मेदारी आपने कबूल करनी है, और उसको बदलने की अथॉरिटी भी आपके ही पास है। सही, ठीक है ना? बिल्कुल सही है। कुरान में अल्लाह पाक कहता है कि इंसान के लिए वही कुछ है जो जिसकी वो कोशिश करता है। ठीक है ना? तो कोशिश अच्छी होगी, नतीजा अच्छा होगा। बिल्कुल सही। तो बुरा वक्त उसमें भी यहाँ जो माइंडसेट है हमारा, उसे अच्छा रखने की जरूरत है। बिल्कुल सही है। वो अच्छे बुरे वक्त को भी अच्छा बना देते हैं। सर थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज के शो के लिए कीमती वक्त दिया। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद थे जी उमर मसूद साहब, और बहुत डिटेल डिस्कशन रही, खास तौर पे सक्सेस के हवाले से, और बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत मज़े का सेशन रहा। उम्मीद है कि आपको भी आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमारे साथ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मनाइल सफ्तर और आयशा शाहिद। तमाम उन लोगों का जिन्होंने शो को सुना, और कुछ ने पार्टिसिपेट किया, कुछ ने नहीं किया। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद थे, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चाहता है, जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम कामयाबी की बात करते हैं तो बहुत सारे अवामिल को डिस्कस किया जाता है। उसमें एक नहायत अहम बात है जिसको हम कहते हैं इनोवेशन करना, एक्सपेरिमेंट करना। अपने लाइफ के अंदर एक्सपेरिमेंट्स को ऐड करते रहना चाहिए। पॉजिटिवली आप एक्सपेरिमेंट करें, नई से नई चीज़ों को ट्राई करें, और कॉन्फिडेंस के साथ करें। नाकामी कुछ नहीं होती है, नाकामी का ताल्लुक आपकी बराह रास्त सोच के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करेंगे नाकामी को, तो वो नाकामी बन जाएगी। और अगर आपको ये लगेगा कि यहाँ पर आप गिरे और दोबारा उठ के फिर चल पड़ेंगे, तो फिर आप सब कुछ अचीव करते जाएंगे। तभी तो मुझे यहाँ पर एक मिसरा याद आ गया, गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, और ये शायद इसी बात के लिए कहा गया है कि जहाँ जहाँ पर आपको फेलियर महसूस होता है, वहाँ पर आप सपोर्ट लें, दोबारा उठें और फिर चलें। जब आप दोबारा उठ के चलेंगे तो आप चलेंगे नहीं, दौड़ेंगे, और फिर आपकी मंजिल जो है वो और करीब आ जाएगी। इसी बात के साथ आज के प्रोग्रेसिव पाकिस्तान से फ़ारूक शेख को इजाज़त दीजिए। मेरी आपके साथ कल दोपहर 1 बजे इंशाल्लाह प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।